तो कहानी की शुरुआत होती है पेरिस के एक पुराने और छोटे से घर से, जहाँ रहती है जी नाम की एक लड़की जो पिछले 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट किलर के नाम से जानी जाती है और उसी नाम से जीती भी आई है। उसका नाम अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी लेडी के जैसे फेमस था जो अपने टारगेट को मिस नहीं करती और अपने हर मिशन को बहुत ही सफाई से अंजाम देती थी। जी के लाइफ का एक पैटर्न बन चुका था जिसमें हर बार अपना काम पूरा करने के बाद वो एक चर्च में जाती थी, शायद अपने पापों का बोझ हल्का करने के लिए। लेकिन उसके दिल में अंधेरों का समंदर इतना गहरा बन गया था कि वो खुद उसमें डूबती जा रही थी। अब हम उसे चर्च में किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ फिन आता है जो जी का एक दोस्त और उसका हैंडलर भी था। वो हमेशा उसे नए जॉब्स देता, टारगेट की डिटेल बताता और बदले में पैसे भी डिलीवर करता था। फिन उसके सामने बैठता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है एक बड़े काम को अंजाम देने का, जिसके लिए हम दोनों काफी दिनों से वेट कर रहे थे। वो बताता है कि कुछ लोग एक बार में जमा हो रहे हैं और जी को अब वहाँ जाकर उनसे एक डील फिक्स करनी है। अगर डील हो गई तो अच्छा है, वरना उससे सबको खत्म कर देना है। जी एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती है और बिना कुछ सोचे हाँ कह देती है। दूसरी तरफ कहानी में एक पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम सी था। वैसे सी प्रोफेशन से एक डिटेक्टिव था और अपने असूलों पर खड़ा रहने वाला एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी। उसके साथ उसका कलीग जैक भी था। सी अपने पार्टनर जैक के साथ कार के अंदर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम कोको होता है। कोको एक ड्रग डीलर है और पुलिस उसके पीछे काफी टाइम से पड़ी हुई थी। जैसे ही कोको बाहर आता है और अपनी कार स्टार्ट करके जाने लगता है तो उसी वक्त सी तुरंत अपनी कार से निकलता है और उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। कोको को पकड़कर वो उससे पूछता है कि ड्रग्स कहाँ छुपा रखे हैं, लेकिन कोको उसके हर बात से इनकार कर देता है। उस वक्त कोको अपनी गन निकालता है और जैक पर गोली चला देता है। जैक जमीन पर गिर जाता है और कोको कार में बैठकर भागने लगा है। तभी सी अपनी गन निकालता है और उसके टायर्स पर गोली चला देता है जिससे कार उलट जाती है। फिर जब सी वहाँ जाकर देखता है तो कोको कार में नहीं था। इसके बाद कोको उस उल्टी कार से निकलकर फिर से भागना शुरू कर देता है और जब सी उसके पीछे जाता है तो कोको एक छोटे से बच्चे को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता था कि सी उस बच्चे पर गोली नहीं चलाएगा। लेकिन सी समझता है कि अगर अभी रिएक्ट नहीं किया तो बच्चे की जान जा सकती है, इसीलिए वो बिना वक्त गवाए कोको पर गोली चला देता है। गोली सीधे उसके गले पर लगती है जिससे कोको वहीं मर जाता है। उसके बाद सी उसे पानी में फेंककर बच्चे को बचा लेता है। लेकिन अब सी ये जान चुका था कि उसका ये डिसीजन आगे चल के उसके कैरियर और उसके कंसर्न्स दोनों पर भारी पड़ने वाला है। इधर जी अपने अगले स्टेप के लिए एक टेलर की शॉप पर जाती है। वो टेलर और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल थे। वो जाकर उनसे गले मिलती है। वो हमेशा अपने कस्टम मेड सूट अपने अंकल से ही बनवाती थी और ये सूट उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक आर्मोर और एक आइडेंटिटी जैसी थी, जिसमें वो खुद एक किलिंग मशीन बनकर दुनिया के सामने लड़ती थी। और यही सूट पहनकर वो एक बार में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है सरजे से, जो एक गैंग का लीडर था। वहाँ एक लड़की जिन भी थी, वो एक सिंगर थी और वो अपनी सोलफुल आवाज से स्टेज पर गाना गा रही थी। तभी जिन को खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोको मर चुका है और ये सुनते ही उसकी दुनिया पल भर में बिखर गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। फिर जी सरजी के सामने आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे अकेले बैठकर बात करना चाहती हूँ। जी की बात मानकर सरजी अपने आदमियों को बाहर भेज देता है। फिर जी उससे कहती है कि तुमने और तुम्हारी टीम ने मिलकर हमारे बॉस का माल लूट लिया, इसलिए तुम्हें वो वापस करना होगा। सरजी कहता है कि माल के बदले में पैसा देना पड़ेगा तभी माल वापस मिलेगा। लेकिन जी ये सुनते ही अपने सूट के अंदर से एक छुपी हुई तलवार निकालकर सरजे के अंदर घुसा देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर सरजे के आदमी जी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो अपनी तलवार और गन दोनों एक साथ इस्तेमाल करके एक एक करके सबको खत्म कर देती है, जिससे पूरा बार अब खून और लाशों से भर जाता है। लेकिन इसी फाइट के बीच जिन नाम की एक लड़की बीच में ही गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ये देखकर जी उसके पास आती है और अपना गन उसके सर पर रखती है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट के रूल के हिसाब से उसे वहाँ मौजूद हर एक इंसान को खत्म कर देना था। लेकिन जब जी उसकी हालत देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो ये सोच रही थी कि एक अंधी लड़की से उसे क्या ही खतरा हो सकता है, इसीलिए वो पहली बार अपने रूल को तोड़कर जिनको जिंदा छोड़ देती है। लेकिन हर एक दया का कोई कीमत जरूर
होता है। फिर जब जी चर्च में लौटकर आती है तो फिन उससे गुस्से में ताड़ता है और कहता है कि तुम्हें सबको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने एक लड़की को जिंदा छोड़ दिया और तुमने रूल तोड़ दिए। जिस पर जी उसे समझाती है कि वो लड़की अब अंधी है, उससे अब कुछ याद नहीं, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर फिन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड में इमोशन की कोई जगह नहीं होती और रूल सिंपल होते हैं, जो काम मिला है उसे खत्म करो बिना कोई सबूत छोड़े। उसके बाद फिन उसे वार्निंग देता है कि अब तुम्हें किसी भी तरीके से जिनको खत्म करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव सी के अपनी लाइफ में भी मुसीबत शुरू हो चुकी थी। उसके सीनियर्स उससे कह रहे थे कि तुम्हें कोको को गोली नहीं मारनी चाहिए क्योंकि हम उससे इंट्रोग्रेट करके दूसरे बड़े ड्रग रैकेट को एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन सी अपने पॉइंट पर खड़ा रहता है और कहता है कि उसके पास चॉइस नहीं था क्योंकि कोको बचने के लिए एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहा था। पर अब उसके सीनियर को लगता है कि उसने केस वीक कर दिया है। वहीं बार में हुए मास मर्डर के बारे में पुलिस को भी खबर हो गई थी। सी को एक चीज पता चलती है कि जब कोको मरा था तो उसके हेडफोन में एक गाना चल रहा था जो जिन बार में गा रही थी और वही जिन अब अंधी हो चुकी थी। मतलब कोई ना कोई कनेक्शन तो था कोको और जिन के बीच, क्योंकि उन्होंने ये भी पता लगाया था कि कोको ने जिन को मैसेज किया था। सी अब इस केस की जांच करना चाहता था, इसीलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है जहां जिन एडमिट थी और उसका इलाज चल रहा था। इधर जी भी जिन को मारने की तैयारी कर रही होती है, जिसके लिए वो एक एम्बेसी का फेक कार्ड बना रही थी। वहीं जिन हॉस्पिटल में अपनी नई जिंदगी के दर्द से लड़ रही थी और वहीं एंट्री होती है जी की, जो प्रिटेंड करती है कि वो यूएस एम्बेसी से आई है और जिन अंधी थी इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसका प्लान होता है कि मेडिसिन में पॉइजन मिलाकर वो जिन को दे देगी। जी उसके मेडिसिन में जहर मिलाकर जाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही जिन अपनी माँ के बारे में बात करती है और अपने पास्ट के गलतियों को सुधारने की बात करती है तो जी का दिल फिर से पिघल जाता है। इसीलिए वो ड्रिप बंद कर देती है और उसे नहीं मार पाती। एक बार फिर वो अपने इमोशन के आगे हार चुकी थी। तभी डिटेक्टिव सी वहां आ जाते हैं और जिससे उसका नाम पूछते हैं तो वो उन्हें अपना नकली नाम बता देती है जैसे वो एम्बेसी ऑफिशियल हो। फिर सी जिन से सवाल करता है कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन जिन एकदम चुप रहती है। हालांकि जिन को सब कुछ याद था, पर वो कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा और वो किसी को पहचानती भी नहीं। जिन की बातों को सुनकर जी को बहुत राहत महसूस होती है। तभी वहाँ नर्स आकर जिन के ड्रिप को वापस से स्टार्ट कर देती है, जिससे जिन के बॉडी में पॉइजन जा सकता था, लेकिन इससे पहले जी ड्रिप स्टैंड को ही गिरा देती है क्योंकि वो अब जिन को मारना नहीं चाहती थी। इसके बाद सी और जी दोनों बाहर जाते हैं और आपस में नॉर्मल बातचीत करते हैं। तभी सी को उस एम्बेसी से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उस एम्बेसी से आज हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं भेजा गया था। ये सुनते ही वो कॉल कट करके जी के पीछे भागने लगता है, पर जी उससे कहीं नहीं मिलती, ना ही नजर आती है। अब कहानी और डीप हो जाती है क्योंकि गॉबर्ट जो एक रूथलेस बिजनेसमैन था, उसका एम्पायर ड्रग के सहारे चल रहा था और जब उसे खबर मिलती है कि उसका 75 मिलियन का नुकसान हो चुका है तो उसका खून खौल उठता है और अब उसे अपने पैसे किसी भी हाल में वापस चाहिए थे। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल जब गॉबर्ट प्लेन से ड्रग्स लेकर आ रहा था तो जैसे उसका प्लेन लैंड होता है, कुछ लोग आकर उससे वो ड्रग्स ले जाते हैं और वो और कोई नहीं सर्जे था जो अब इस दुनिया में नहीं था। इधर गॉबर्ट की नजर एक नए खिलाड़ी प्रिंस पर पड़ती है जो पेरिस आता है अपने साथ एक मैसिव ड्रग कंसाइनमेंट लेकर। ये गॉबर्ट के लिए गोल्डन चांस था कि अगर ये माल उसके हाथ लगता तो उसका पूरा नुकसान कवर हो जाता और उसका राज और भी मजबूत हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रिंस की मुलाकात होने वाली थी डिटेक्टिव सी से, जो एक हॉनेस्ट और स्टबर्न ऑफिसर था। इसीलिए गॉबर्ट को डर था कि अगर सी के हाथ ये माल लग गया तो उसका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो और भी ज्यादा डिप्रेस और खतरनाक हो जाता है। फिर डिटेक्टिव वहाँ प्रिंस से मिलने चला जाता है। प्रिंस उसे बताता है कि दिन के दौरान कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया था और उसका प्लान भी चुरा लिया। फिर डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि आखिर उस प्लेन के अंदर ऐसा क्या था जो लोगों ने उससे चुरा लिया, लेकिन प्रिंस इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर सी कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारा प्लेन चुराया था वो सब एक बार के अंदर ही मर गए। प्रिंस फिर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उल्टा मैं तो खुश हूँ कि वो लोग खत्म हो गए, मुझे सिर्फ मेरा प्लेन वापस
बस चाहिए। इतना कहकर प्रिंस वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच जी और फिन के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा था। फिर फिन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसे उस इंसान से बचाया था जो तुम्हारा गलत फायदा उठाता था, कैसे उसने ही उसे कोल्ड ब्लडेड किलर बनाया था और उसने ही उसकी ट्रेनिंग दी थी और उसके अंदर रूथलेस इंस्टिंक्ट जगाई थी। फिन को लगता है कि जी अब अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रही है और इमोशनल हो चुकी है, लेकिन जी आर्ग्यू करती है कि सिचुएशन बदल गई है और उसके लिए अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी जिन की सेफ्टी है। वहीं जिन हॉस्पिटल में अपने आंखों की रोशनी खो चुकी थी, लेकिन उसके पास अभी वो करेज था कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताती। जी कहती है कि अगर जिन चुप है तो हमें उसे और दर्द देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिन रूथलेस में भरोसा करता था, इसीलिए वो अपने आदमियों को हॉस्पिटल भेज देता है जिनको खत्म करने के लिए। लेकिन उसने एक बड़ी गलती की थी क्योंकि उसने जी की लॉयल्टी उसके अंदर की इंसानियत को अंडरस्टिमेट कर दिया था। इसीलिए जी फटाफट हॉस्पिटल जाती है और जिनको समझाते हुए कहती है कि कुछ लोग तुम्हें मारने आने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, तो तुम बस मेरी बात मानना। अब जब अटैकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो जी उनके सामने खड़ी हो जाती है और अपने पूरे स्किल के साथ लड़ती है। इधर सीबी हॉस्पिटल आ जाता है। असल में वो अपने पार्टनर जैक को विजिट करने आया था, पर यहाँ पर फैट देखकर वो भी फिन के आदमी से लड़ने लग जाता है। जी जिनकी जान बचा लेती है और उससे लेकर मेडिसिन रूम में चली जाती है। फिर जब बाहर का मामला शांत हो जाता है तो वो जिनको अपने घर ले जाती है। उस मोमेंट में जी के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है कि फिन के साथ रहकर वो सिर्फ एक मशीन बन के रह जाएगी और उसका दिल अब इस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार है। फिर जब जिन और जी अब घर पर होते हैं तो जी जिनकी आंखों की पट्टी हटाती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ रहती हूँ और तुम भी इसे अपना घर समझो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ऐसे ही जी जिन से पूछती है कि तुम्हें कोको के बारे में क्या पता है, जिस पर वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर जी गुस्से में जिन को चर्च के कोने में ले जाती है और उस पर गन पॉइंट करके चिल्लाती है कि मुझे सब सच बताओ, तुम्हें क्या पता है और क्यों इतने लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। जिन थोड़ा कांपते हुए कहती है कि मुझे खुद भी इसका रीजन नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ, मैं एक आदमी के साथ रहती थी जिसका नाम कोको था। वो मेरा बॉयफ्रेंड था और शुरू में मुझे लगा था कि वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो ड्रग्स और इलीगल माल का सप्लाई करता है। उसके काम में बहुत बड़े लोग जुड़े हुए थे और जिस दिन सर्जे के आदमी ड्रग्स लूट कर आए थे उस दिन मैं उनकी हर चाल पर नजर रख रही थी। जैसे ही वो ड्रग्स रख कर गए मैंने कोको को बुलाया और फिर हम दोनों ने उस ड्रग्स को चुराकर पेरिस के एक लॉकर में रख दिया। जी उससे कहती है कि